हेलो स्टूडेंट्स, ये मशीन डिज़ाइन का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कुछ मशीन डिज़ाइन के बारे में, और इस आपके सिलेबस में पहले 2 चैप्टर जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं, यानी थ्योरी उसकी पढ़ानी है। और थ्योरी के लिए हम ये सोचते हैं कि उसके लिए जाने वाला समय थोड़ा सा अधिक लगेगा, और साथ साथ जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो थोड़े आपको नोट्स की आवश्यकता भी पड़ेगी। चूँकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसलिए यहाँ पे नोट्स डिक्टेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि समय बहुत लगेगा। और क्लास के लिए जो वीडियो बनाने का समय दिया गया है वो मैक्सिमम 25 मिनट्स का दिया गया है। इसलिए हम ये थ्योरी के जो 2 पीरियड्स हैं या 2 चैप्टर्स हैं, इसको हम बाद में आपको पढ़ाएंगे और उसके नोट्स भी आपको देंगे जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। और अभी हम डिज़ाइन पोर्शन के उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जिसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, और उन न्यूमेरिकल्स को आप घर पे भी थोड़ा सा अपने से कर सकते हैं। हम उनके सॉल्व करने के तरीके आपको बताएंगे, आप थोड़ा सा समय उसमें दें और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। तो आज जो चैप्टर हम लेंगे वो थर्ड चैप्टर आपका है, वो लेंगे, और चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का अभिकल्पन। तो सबसे पहले इसमें बताना है आपको कि शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट किन धातुओं के बनाए जाते हैं, शाफ्ट कितने तरह के होते हैं, और उसके पश्चात इन शाफ्ट की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। तो पहला चीज शाफ्ट क्या है। तो शाफ्ट मशीन में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा कंपोनेंट जिसके द्वारा हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसको हम शाफ्ट कह सकते हैं। तो जनरली हम देखते ही हैं मशीनों में लगने वाला ऐसा अंग जो पावर ट्रांसमिशन करता है। जैसे मोटर से गियर बॉक्स में हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, तो उस पार्ट को हम एक शाफ्ट का रूप कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं शाफ्ट मशीन में लगने वाला वो कंपोनेंट जो पावर ट्रांसमिशन करता है या पावर ट्रांसमिशन में मदद करता है, और साथ साथ ये भार को भी सहन करता है। जैसे हम यहां पर बना दें, एक ये मोटर है, इस मोटर और यहां एक मशीन है। इस मशीन को हमें इस मोटर की सहायता से चलाना है। अब जैसे हम पावर सप्लाई इसको देंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। इसकी कपलिंग और इसकी कपलिंग के मध्य में अगर इसको हम जोड़ दें एक शाफ्ट के द्वारा, तो जो यहाँ की पावर है वो पावर इस शाफ्ट के माध्यम से इस मशीन को ट्रांसमिट हो जाएगी। तो पहला चीज तो हो गया कि पावर ट्रांसमिशन के लिए, प्लस कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस मशीन को यहाँ नहीं प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर गियर लगा कर करके या पुली लगा कर करके इसके माध्यम से हम इस मशीन को यहाँ पे चला रहे हैं। तब ये शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन का भी काम कर रही है, और साथ साथ बेल्ट के द्वारा लगने वाले बल को सहारती है, इस गियर के बल को भी सहारती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये दोनों काम कर रहा है कि ये लोड भी शेयर करता है, लोड शेयरिंग और पावर ट्रांसमिशन दोनों कार्य करता है, तो इसको हम बोलेंगे शाफ्ट। और इसी तरीके का अंग केवल जो भार को सहन करता है, पावर को ट्रांसमिट नहीं करता है, उसको हम एक्सल कहते हैं। तो एक्सल और शाफ्ट में यही अंतर है कि शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन भी करता है और लोड को भी, भार को भी वहन करता है, लेकिन एक्सल केवल भार को वहन करता है, पावर ट्रांसमिशन वो नहीं करता है।
अब तो शाफ्ट हो गया, और उसके पश्चात एक कंपोनेंट और बताया, वो एक्सल। ये लोड बियरिंग, केवल भार को ये वहन करता है। घूमता हुआ अंग ये भी है, घूम भी सकता है, ये गोलाकार भी हो सकता है, ये चौकोर भी हो सकता है। जहां बियरिंग्स आदि लगे हुए हैं वहां का पोर्शन ये गोल रहेगा, राउंड रहेगा, बाकी किसी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये केवल भार वहन करता है, पावर ट्रांसमिशन में मदद नहीं करता है। अब टाइप्स ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट कितने तरह के होते हैं? पहला शाफ्ट हमने जैसे नाम लिया, ट्रांसमिशन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने ऐसे बनाया था कि मोटर है, मोटर से कपलिंग, कपलिंग के मध्य में ये लगा दिया गया, और इससे हम एक मशीन को चला रहे हैं। यह है मशीन, यह है मोटर, और यह है ट्रांसमिशन शाफ्ट। इस शाफ्ट के माध्यम से हम घूर्णन गति को यहाँ से मोटर के द्वारा जो पारिषित घूर्ण है, इसको हम मशीन को दे रहे हैं। तो ये हमारा ट्रांसमिशन शाफ्ट। नेक्स्ट है स्पिंडल। स्पिंडल जैसे हम ये कहें कि ये लाइट ड्रिल मशीन है, और इस ड्रिल मशीन में ये स्पिंडल लगा हुआ है, और इसके अंदर हम ऐसे टूल लगाते हैं, और इसको पकड़ कर करके हम ड्रिलिंग पोर्शन करते हैं। ये जो स्पिंडल है, ये भी एक तरीके का शाफ्ट है। ये मशीन का अभिन्न अंग है, इसको हम यहाँ से अलग नहीं कर सकते। यहाँ तो अलग कर सकते हैं। इस मोटर में भी एक स्पिंडल है, यहाँ पर है मशीन शाफ्ट, इसको कहेंगे। ये है मशीन शाफ्ट, और ये है ट्रांसमिशन शाफ्ट। यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, ये भी मशीन शाफ्ट है। इस शाफ्ट के माध्यम से इस मशीन को हम चला रहे हैं। तो ये मशीन शाफ्ट, और यहाँ भी एक मशीन शाफ्ट के रूप में हम इसका कॉमन नाम बोलते हैं स्पिंडल। तो स्पिंडल भी एक तरीके का शाफ्ट है। नेक्स्ट है काउंटर शाफ्ट। यहां पर आप देखेंगे कि पावर ट्रांसमिशन डायरेक्टली यहां से इनपुट और आउटपुट के बीच में केवल एक पार्ट है, यह है ट्रांसमिशन शाफ्ट। अगर इसको हम ऐसे कर दें कि यहां पर एक गियर है, इस गियर से हम दूसरे गियर को चलाएं, और इस गियर के माध्यम से इसको, और यहां से इस मशीन को हम चलाएं। यह है मशीन, इधर है मोटर। अब ये गियर रोटेट करेगा तो इसको शक्ति देगा, यहाँ से शक्ति इधर से होते हुए इस गियर को प्राप्त होगी, या इस गियर के माध्यम से ये मशीन चलेगा। तो इस शाफ्ट को जो यहाँ पे लगाया गया है, इसको हम बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट बस गति को बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यहाँ से प्राप्त गति आरपीएम, अगर ये मान लें ये 1200 आरपीएम का है, और यहाँ पे हमें इसको 500 आरपीएम देना है, तो डायरेक्टली अगर लिंक कर देंगे तो 1200 आरपीएम ही ट्रांसमिट होगा। लेकिन अगर इस माध्यम से हम करेंगे तो इस आरपीएम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, या जहाँ कहीं आवश्यकता हो इस आरपीएम को हम बढ़ा करके दे सकते हैं, वहाँ पर इस शाफ्ट को हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं हम काउंटर शाफ्ट। नेक्स्ट शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट के बाद जैक शाफ्ट। जैक शाफ्ट तो काउंटर शाफ्ट के पश्चात ये चौथा जैक शाफ्ट। जैक शाफ्ट भी इसी तरीके का एक रूप है, ऐसे ही है, लेकिन बस अंतर उसमें इतना है
कि इसमें अगर देखेंगे इस शाफ्ट और इस शाफ्ट की जो गति होती है वो गति विपरीत दिशाओं में होती है। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। लेकिन इस शाफ्ट में भी इसी तरीके काउंटर शाफ्ट की तरह से ही है, लेकिन ये गति की दिशा वही रहती है जो हमें यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह एक ही गति प्राप्त होगी। जैसे हम ऐसे बना दें, ये हमारा जैक शाफ्ट, यहाँ पर एक पहिया, यहाँ पर एक पहिया, अब ये देखेंगे कि यहाँ हमने मोटर से इसको चलाया, अब मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये ऐसे चलेगा, अब मोटर भी ऐसे चलेगा। तो इसके रोटेशन की गति या दिशा और इसके रोटेशन की गति की दिशा वही है, तो शाफ्ट भी ऐसे चलेगा, तो ये पार्ट भी ऐसे चलेगा और ये पार्ट भी ऐसे चलेगा और ये भी ऐसे चलेगा। सब एक दिशा में जब चल रहे हैं तो एकदम इसी तरीके का पोर्शन है। यहाँ पर मोटर है, यहाँ पर मशीन है, यहाँ पर इस शाफ्ट के माध्यम से हम टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन सबकी दिशाएं एक जैसी हैं, तो इसको बोलेंगे हम जैक शाफ्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, इसको बोलेंगे हम काउंटर शाफ्ट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल शाफ्ट, एक शाफ्ट और, फ्लेक्सिबल शाफ्ट। आपने देखा होगा कई दुकानों पर, खास करके लस्सी की दुकानों पर, यहाँ पर एक मोटर ऐसे लगी रहती है ऊपर की तरफ और यहाँ से इस तरीके से इसमें से निकला हुआ एक शाफ्ट रहता है और यहाँ पर एक घिर्री लगी रहती है जिसके माध्यम से वो चर्निंग का काम करता है, मथने का काम करता है और ये शाफ्ट इधर उधर हम हटा सकते हैं, चला सकते हैं, और ये है हमारा फ्लेक्सिबल शाफ्ट। तो प्राय मशीनों में ये भी प्रयोग किया जाता है। अब बाइक में यदि देखे होंगे कि स्पीडोमीटर में लगने वाला जो तार, वो भी एक शाफ्ट का रूप है, फ्लेक्सिबल शाफ्ट का रूप है। पावर ट्रांसमिशन को मेज़र करने के लिए, स्पीड को मेज़र करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये इसी रूप में होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो इसको बोलते हैं, ये सब रिजिड पार्ट हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल शाफ्ट। नेक्स्ट शाफ्ट है लाइन शाफ्ट, एक शाफ्ट और, लाइन शाफ्ट। लाइन शाफ्ट, लाइन शाफ्ट ऐसे कि जैसे हमने मोटर से ये प्राप्त किया, इस प्राप्त किए हुए पार्ट को हमने यहाँ प्राप्त किया और यहाँ से फिर दूसरे को दिया, दूसरे से हम तीसरे को दे रहे हैं, इस तरीके से तो परिष्कृत करते जा रहे हैं। तो ये सारे शाफ्ट जो ये कहलाते हैं लाइन शाफ्ट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मोटर है, मोटर से प्राप्त शक्ति हमें एक ऐसे प्राप्त हुआ, यहाँ बियरिंग पे हमने सपोर्ट कर दिया और यहाँ बहुत सारे हमने पुली लगा दिए और इस पुली के माध्यम से हम एक मशीन, दो मशीन, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, तीनों को हम चला रहे हैं। तो ये जो शाफ्ट कहलाएगी ये है लाइन शाफ्ट। यानी पावर ट्रांसमिशन में यहाँ से प्राप्त जो शक्ति है, इसमें से कुछ शक्ति का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, बची हुई शक्ति आगे जाएगी, उसमें से कुछ का प्रयोग यहाँ करेंगे और बची हुई शक्ति आगे जाएगी या इसमें से बचे हुए पार्ट का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया लाइन शाफ्ट। अब ये शाफ्ट का वर्गीकरण पूरा हो गया। ये 5-6 तरह के शाफ्ट जो हम प्रायः मशीनों में प्रयोग करते हैं वो ये हैं, जिसमें एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पावर, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम इन अलग तरीके के और शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन, शाफ्ट पदार्थ का चुनाव। शाफ्टों का पदार्थ कैसे चुनेंगे हम? प्रायः जो शाफ्ट मटेरियल हैं
शाफ्ट मटेरियल। ये दो कामों के लिए है। पहला काम मैंने बताया, ये ट्रांसमिशन में काम आते हैं, पावर को ट्रांसमिट करना है, और दूसरा लोड को, भार को भी वहन करना है। तो ये मजबूत होने चाहिए। तो पहला चीज कि ये मजबूत होना चाहिए, टफ होना चाहिए। टफ मटेरियल, ऐसे मटेरियल का चुनाव करेंगे जो टफ हो। नेक्स्ट, ये घिसाव रोधी होना चाहिए, वियर रेजिस्टेंट। वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ। स्ट्रेस सहन करने की क्षमता इसकी अधिक होनी चाहिए, यानी मोर स्ट्रेंथ। पावर ट्रांसमिशन हमें करना है, स्ट्रेस सहन करने की क्षमता इसकी अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऐसे मटेरियल जिसका हीट ट्रीटमेंट हम कर सकें, उस मटेरियल को सिलेक्ट करना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। ऐसे मटेरियल का चुनाव करें जिसमें हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ को या इसकी प्रॉपर्टी को हम इनहेंस कर सकें। नेक्स्ट है एज पर यूज। ऑब्लिक कंडीशन, किस जगह इसको प्रयोग करना है। ऐसे जोन में जहां टेम्परेचर आज ज़्यादा रहते हैं, वहां की शाफ्ट अलग तरीके की होनी चाहिए। ऐसे जगह जहां पानी का प्रयोग करते हैं, वहां की शाफ्ट अलग मटेरियल का होना चाहिए। वहां माइल्ड स्टील प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, वहां पे दूसरे मटेरियल का प्रयोग करेंगे। तो कंडीशन के हिसाब से शाफ्ट के मटेरियल अलग अलग रखे जा सकते हैं। इन मटेरियल में, शाफ्ट मटेरियल में जनरली जो शाफ्ट के मटेरियल लिए जाते हैं, उसमें लगभग हम ये कह सकते हैं कि इसमें कार्बन परसेंटेज 0.15 से लेकर के 0.4% तक हो सकता है। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए SAE 1030, अब ये मटेरियल है, या इसको ऐसे भी नाम करते हैं EN30। ये नॉमेनक्लेचर है, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें कार्बन की परसेंटेज कितना है, 0.3% है। तो यहाँ से इससे थोड़ा सा ज़्यादा या इस रेंज से थोड़ा सा कम। तो ये EN32, इस मटेरियल का बना हुआ शाफ्ट भी हम प्रयोग करते हैं। लेकिन और ज़्यादा प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना है, तो हम इसमें कार्बन स्टील के बने हुए धातु के शाफ्ट हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, ये सब मिले हुए एलॉय मटेरियल के हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको ब्रास के भी कहीं कहीं बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ स्ट्रेंथ की हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तो हम इसका ब्रास का भी बना सकते हैं, कॉपर का भी बना सकते हैं। मशीनों में ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर पार्ट को हमें घुमाना भी है, साथ साथ कॉन्टैक्ट भी बनाना है, तो वहाँ पर यूज़ किए जाने वाला स्पिंडल या जो शाफ्ट होगा, उसको हम कॉपर का भी बना सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जहाँ पावर ट्रांसमिशन अधिक रखना पड़ेगा, वहाँ पर इस तरीके से, इस रेंज के हमें कार्बन के धातु प्रयोग करते हैं, और साथ साथ अलग तरीके के मॉलिब्डेनम और क्रोमियम से बने हुए एलॉय भी प्रयोग करते हैं, जिसको हम सामान्यतः कार्बन स्टील बोलते हैं। अब शाफ्ट डाया ऑफ शाफ्ट के डायमीटर क्या क्या होते हैं। तो सामान्यतः इस रेंज से ऐसे स्टार्ट करते हैं। शाफ्ट का डायमीटर 6 मिलीमीटर, फिर 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 12, 14, इस तरीके से बढ़ता हुआ 2-2 मिलीमीटर के पार्ट में बढ़ता हुआ जाता है, और ये 22 mm तक आता है। उसके पश्चात ये 3-3 मिलीमीटर बढ़ता है, तो 25 mm, फिर 28 mm, फिर उसके पश्चात 32,
4 mm बनेगा 32, फिर 36, फिर 40 और उसके पश्चात 5 बढ़ेगा 45 mm, उसके बाद 50 mm, उसके बाद ये 6 बढ़ेगा 56, 56 के पश्चात 7 बढ़ेगा 63, 63 के बाद 8 mm 71, 71 के बाद ये 9 बढ़ेगा 80, 80 के बाद 100, 110 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो सामान्यतः इस डाया के शाफ्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार जहां हमें मान लीजिए हमें 64 mm के शाफ्ट की आवश्यकता है तो हम वहां भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज कहे जाते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज के शाफ्ट हैं। ये लिस्ट और आगे बढ़ती चली जाती है और बड़े शाफ्ट जहाँ इसका डायमीटर और ज़्यादा बड़ा होगा वो इसी रूप में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे 500 mm के भी शाफ्ट हो सकते हैं, 530 mm का हो सकता है, 560 mm का हो सकता है, तब ये रेंज जो 30-30 mm पे बढ़ती चली जाती है। तो ये है शाफ्ट के मटेरियल और शाफ्ट के डाया, स्टैंडर्ड डाया ऑफ शाफ्ट। नेक्स्ट है शाफ्ट पे लगने वाले बल कौन से हैं जिससे उसकी डिजाइनिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले पता होने चाहिए शाफ्ट पे लगने वाले बल कौन कौन से हैं। फोर्सेस ऑन शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर लगने वाले बल कौन से हैं। तो मेनली शाफ्ट के ऊपर तो दो ही बल कार्य करता है, या तो वो बेंडिंग फोर्स होगा, बेंडिंग फोर्स, या वो टॉर्शनल फोर्स होगा। घुमाऊ घूर देना है, पार्षित करना है, तो ऐसा बल उस पर लगता है जिसके कारण वो घूम सके। जैसे हम एक ऐसे एग्जांपल बता दें, मान लें एक ये पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर ऐसे बेल्ट लगा है, इस बेल्ट के माध्यम से हम इसको घुमा रहे हैं। अब जब ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बेल्ट में लगने वाला ये टेंशन है T2 और ये है T1, और T2 इज ग्रेटर देन T1। T1 T2 जब T1 से बड़ा हो जाएगा तब ये घूर्णन की प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाएगी, घूमना शुरू हो जाएगा। तो जब ये घूम रहा है पार्ट, तो शाफ्ट भी घूम रहा है, तो यानी इसके ऊपर पहला बल ये टॉर्शनल फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स टॉर्शनल फोर्स हमेशा शियर बल होता है। तो लगने वाले फोर्स ऑन शाफ्ट, इसमें दो ही तरह के बल लग सकते हैं, या तो वो कर्तन बल होगा और दूसरा नहीं तो बेंडिंग फोर्स होगा। और बेंडिंग फोर्स में आते हैं या तो ये टेंसाइल होगा और ये कंप्रेसिव होगा। टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स होगा। अब इसको समझते हैं कैसे इसके ऊपर बल लगेगा। जैसे मान लीजिए मशीन की हाउसिंग है, हाउसिंग के बाहर निकला हुआ ये शाफ्ट है, शाफ्ट के लगा हुआ ये पुली है, इस पुली के माध्यम से हम इस बेल्ट के माध्यम से चला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर ये बियरिंग के माध्यम से यहाँ पर टिका हुआ है, तो इस पुली का स्वयं का भार और ये लगने वाला टॉर्क, दोनों इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक दूरी है x, तो यहाँ पर ये दोनों बल मल्टीप्लाइड बाई x इसमें नमन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नमन की प्रक्रिया शुरू होने पे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, इसमें इस तरीके से इसके अंदर बदलाव होगा, शाफ्ट ऐसे झुकने की प्रवृत्ति में आएगा। यहाँ पर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, इधर के ऊपर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अगर यहाँ पर ये टेंसाइल स्ट्रेस यानी ऊपरी तरफ लगने वाला बल है टेंसाइल, और नीचे की तरफ ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो नीचे की तरफ लगने बल होगा कंप्रेसिव। इससे नमन की प्रक्रिया होती है, तो बल उत्पन्न होगा या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो शाफ्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस ऑन शाफ्ट, शियर बल या बेंडिंग फोर्स, ये दो ही तरह के बल हो सकते हैं। लेकिन इसको आगे और भी पढ़ेंगे
कि और कौन कौन से बल लग सकते हैं इसका और क्लासिफिकेशन करें, तो पहला है ये बल, इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई बल होगा। तो पहला इसमें पॉइंट लोड, शाफ्ट के ऊपर लगने वाला भार पॉइंट लोड हो सकता है। जैसे हम ऐसे कह दें, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट यहाँ बियरिंग के बीच में टिका हुआ है और इसके ऊपर एक गियर के माध्यम से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो इस गियर के ऊपर लगने वाले बल या ये गियर का स्वयं का भार इसके ऊपर कैसा कार्य कर रहा है? पॉइंट के रूप में कार्य कर रहा है। ये गियर दूसरे गियर को चला रहा है, तो इसके द्वारा उस पर बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा इस पे बल लगाया जा रहा है, तो ये भी इसी पॉइंट पर कार्य करता हमें नजर आता है। तो इस बल को हम बोलते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं, कि ये बीम है, यहाँ दो तरह सपोर्ट है और बीचों बीच एक भारी कार्य कर रहा है, तो ये हो सकता है कि इस तरीके से कार्य करे, तो ये पॉइंट लोड भार वाला है। दूसरा है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर इसी गियर को हम ऐसे और बड़ा सा बना दें और इसके ऊपर बेल्ट, चौड़ा सा बेल्ट लगा दें, तब ये पॉइंट पे न लग कर करके ये रेंज इसकी बढ़ गई, कुछ स्पैन तक ये भार लगता है, तो हम कहेंगे बराबर रूप से यहाँ से यहाँ तक ये भार वितरित है, समवितरित है। तो समवितरित भार वाला ये शाफ्ट हो गया, इस शाफ्ट के ऊपर लगने वाला भार समवितरित हो गया। ऐसे अलग तरीके के और भी भार हो सकते हैं। वेरिएबल लोड वाला भार, अलग अलग तरीके के भार लग रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है और यहाँ पे भी एक गियर लग सकता है, यहाँ पॉइंट लोड है और यहाँ पे समवितरित भार है, अलग अलग तरीके के लोड। तो कंबाइंड हम कह सकते हैं, कंबाइंड लोड वाला बीम, कंबाइंड लोड शाफ्ट, जिसमें समवितरित भार भी लग सकता है और पॉइंट लोड वाला हिस्सा भी लग सकता है। नेक्स्ट है एक्सियल लोडेड बीम, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड। अब एक्सियल लोड को ऐसे समझ सकते हैं, मान लें एक ये यहाँ गियर है और ये गियर है इस तरीके का, इसको बोलते हैं हम क्राउन गियर। ऐसे इसके माध्यम से हम दूसरे पार्ट को ऐसे चला रहे हैं, इससे इसको हम चला रहे हैं। अब इस गियर के ऊपर इसके द्वारा लगाया गया बल का नेचर कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे तिरछा, और इस तिरछे बल के दो पार्ट होंगे, एक इस शाफ्ट के एक्सिस लाइन के ऐसे लंबवत लगेगा और एक एक्सिस लाइन के ये पैरेलल लगेगा। तो लंबवत लगने वाला बल तो हो गया पॉइंट लोड, लेकिन ये जो बल है दूसरा, ये बल कहलाएगा इसके ऊपर लगने वाला एक्सियल लोड, एक्सियल लोड ऑन शाफ्ट। ये सामान्यतः इस तरीके से इन गियर में सामान्यतः ये बल लगता है। नेक्स्ट है बेंडिंग लोड। अभी हमने एग्जांपल बताया था कि ऐसे मशीन पार्ट्स के ऊपर निकला हुआ ये शाफ्ट है, शाफ्ट ट्रांसमिशन करने के लिए बेल्ट लगाया गया है, तो ये लगने वाला भार ये इसके ऊपर यहाँ पे नमन की प्रक्रिया शुरू करेगा, तो ये साफ दिख रहा है कि ये जो भार है शाफ्ट के ऊपर नमन जनरेट करेगा, तो ये है नमन वाला भार। नेक्स्ट है टॉर्शनल लोड। तो ऐसे इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ है T2, यहाँ है T1, ये दोनों लगने वाले भार, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो नमन की प्रक्रिया जनरेट करेंगे, लेकिन अगर ये पार्ट इससे ज़्यादा है तो इसमें घूर्णन, इस तरीके से रोटेशन उत्पन्न करेंगे, टॉर्क उत्पन्न करेंगे, तो ये भार कहलाते हैं इसके ऊपर लगने वाले टॉर्शनल लोड। तो ये आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट शाफ्ट का क्लासिफिकेशन हो गया,
शाफ्ट के ऊपर लगने वाले भार हो गए, शाफ्ट टाइप्स ऑफ शाफ्ट हो गए, शाफ्ट के मटेरियल हो गए। नेक्स्ट पार्ट से हम और पढ़ेंगे कि शाफ्ट की डिज़ाइनिंग अब कैसे की जाती है। इसमें मदद मिलेगी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ चैप्टर, जो टॉर्शन आपने पढ़ा है एंड बेंडेज स्ट्रेसेस पढ़े हैं, उसके आधार पर इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।